ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 9 टुडे। चैप्टर नंबर 9 मेरे पास बेटा ऑडियंसेस हैं। और इन दिस चैप्टर वी नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग दी ऑडियंस एप्रिसिएशन एंड सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स। सबसे पहले ऑडियंस एप्रिसिएशन के अंदर व्हेन प्लानिंग एंड क्रिएटिंग एन आईसीटी सॉल्यूशन। आईसीटी सॉल्यूशन मींस के आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपके पास कुछ भी हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे ऑफिस के अंदर हो जहाँ पे सारा काम मैनुअली प्रोसेस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इट क्रिएट्स अ डिफ़िकल्टी आपके लिए कि बार बार फाइल्स को ओपन करना, क्लोज करना, उनमें फाइल्स को एडिट करना। तो उसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अगर इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना हो, या लेट से मेरे पास कोई भी टाइम टेकिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का मैनुअल वर्क हो, तो उसका जो आपके पास सॉल्यूशन आ सकता है, वो सॉल्यूशन आपके पास आईसीटी की हेल्प से आ सकता है। अब आईसीटी क्या है? आईसीटी मीन्स के कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से क्या होगा कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है तो हम उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट करने का मतलब ये कि हम उसके अंदर ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस कराएं कि बार बार जितना भी मेरा मैनुअल काम हो रहा है, वो मैनुअल काम मेरा कम से कम हो, मेरा काम क्विकली प्रोसेस हो जाए, मेरा काम इजीली प्रोसेस हो जाए, और मेरा काम जो है वो वेल मैनेज्ड हो। इसके लिए मैं अपने पास ये कर सकता हूँ कि मैं आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट या डेटाबेस यूज़ कर सकता हूँ। अब उससे होगा क्या कि जो मेरा पूरा प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। इस तरह से है कि अगर मैंने अपनी सारी फाइल्स की जगह एक कंप्यूटर रख लिया और उस कंप्यूटर के अंदर मैंने अपने सारे डाटा को स्टोर कर दिया वर्ड की फॉर्म में, स्प्रेडशीट के फॉर्म में, और उसके बाद मैंने अपने ऑफिस के अंदर मज़ीद कंप्यूटर्स लगा दिए लाइक दिस, तो और सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब जो भी मैनुअल काम हो रहा था वो कम्प्लीटली ऑटोमेट हो गया। जैसे कि मैंने आपको किसी भी एक ओल्ड फैशन ऑफिस की एग्जांपल दी कि ये एक प्रॉब्लम था जिसको मैंने सॉल्व किया। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ये भी ले सकता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है या एक कंपनी है, और इस ऑफिस या कंपनी के अंदर मेरे पास जो है मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। अब उन एम्प्लॉयज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। डिफ़िकल्ट मेरे पास कैसे हो रहा है? आई मीन उनकी अटेंडेंस में कोई 7:45 पे आ रहा है, कोई 7:50 पे आ रहा है, कोई 8 पे आ रहा है, कोई इवन आफ्टर दैट आ रहा है, और सब टाइम लगा रहे हैं 7 बजे का। तो इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मैंने एक और आईसीटी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। और वो आईसीटी सॉल्यूशन मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया कि मैंने बायोमेट्रिक लगा दिया। अब होता ये है कि जैसे ही जो भी आता है वो सबसे पहले आके अपना थंब इम्प्रेशन लगाता है, और टाइम जो है वो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और एंड में एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। कहने का मकसद तो ये कि मेरे पास प्रॉब्लम एक ये भी थी, और मेरे पास एक प्रॉब्लम ये भी थी, लेकिन इनको मैंने सॉल्व कैसे किया? मैंने आईसीटी के सॉल्यूशन से हेल्प किस उसको सॉल्व किया। मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए, मैंने आपको कुछ रीजनिंग्स बताए कि इनकी हेल्प से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, और उसके साथ अब मुझे अपने आईसीटी सॉल्यूशन को बनाना है या प्लान करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो, अब चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपसे जो है दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। अब इसके अलावा अगर मेरे पास कोई और प्रॉब्लम है और मुझे उस प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं अपने पास क्या देखता हूँ? आई एम गोइंग टू कंसिडर द ऑडियंस हु विल ईदर यूज और टेक पार्ट इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट कौन होती है? मेरी ऑडियंस के। मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपके पास अपनी ऑडियंस को देखता हूँ कि वो, उसकी ऑडियंस क्या है, उसको जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन है। We are going to use two different examples to show what could be mean by audience appreciation। ऑडियंस की अप्रिसिएशन से क्या मतलब? जैसे कि पहली एग्जांपल के अंदर
एक और एग्जांपल दी हुई है। अब इस एग्जांपल के अंदर एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। जिस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से एक प्रेजेंटेशन बनाई गई है एक ऑडियंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑडियंस के सामने पेश हो रही है और आपसे कहा गया है कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्रेजेंटेशन आप जिस ऑडियंस को दे रहे हैं उस ऑडियंस को देखते हुए आप उस प्रेजेंटेशन को बनाएंगे। Like in this example, the ICT solution is a presentation that is aimed at specific audience। मुझे प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी ऑडियंस के बारे में जानना है कि मेरी ऑडियंस है कौन, कौन मेरी और कौन मेरी प्रेजेंटेशन को सुन रहा है। उसके अंदर मैं ये देखूंगा कि मेरी ऑडियंस के अंदर जो मेरा टारगेट ग्रुप है वो कौन है। क्या वो यंग चिल्ड्रन है जिनके जिनकी जो है वो डिफरेंट अप्रिसिएशन और रिस्पॉन्स हो सकता है कंपेयर टू अ मेच्योर ग्रुप ऑफ एडल्ट्स। Like, for example, the experience of the audience, a board of company of directors, कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो हमेशा से एक्सपेक्ट करेंगे एक डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू एन ऑडियंस जो कि बच्चों की है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइट हेयर स्टैंडिंग and you are delivering this presentation and right in front of you this is a whole audience। ये सारी जो है आपकी ऑडियंस है। अब देखो, प्रेजेंटेशन देने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि जो ये ऑडियंस का ग्रुप है ये कौन है। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑडियंस जो है आपके पास बच्चों से रिलेटेड है तो दैट मीन्स कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होनी चाहिए, इंजॉइंग होनी चाहिए, इंटरटेनिंग होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो इस प्रेजेंटेशन को इंजॉय करें। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे मेच्योर लोग बैठे हुए हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा डिसेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं अभी आपकी एक आईसीटी की क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स डिफरेंट है, लेकिन इसी तरह से मैं अगर एएस या ए2 लेवल की क्लास ले रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। वहाँ पे मैं हर चीज़ डेप्थ में नहीं पढ़ाता क्योंकि वो एक और लार्जर ग्रुप है। तो मैं भी पढ़ाने से पहले अपनी ऑडियंस देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस कौन है, मुझसे पढ़ कौन रहा है। The expectation of the audience, for example, if you are advertising or giving a presentation on a new student, an older audience might expect to see fine wines and good waiter service, whereas a group of students might be more interested in pizza and fast counter service। अब फॉर एग्जांपल आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर और दे रहे हैं एक प्रेजेंटेशन तो रेस्टोरेंट के अंदर जो नए न्यू एज के चिल्ड्रन होंगे वो ज़्यादातर इंटरेस्ट लेंगे जंक फूड, फिजी फूड्स में, फिजी ड्रिंक्स में। लेकिन जो मेच्योर है उनको जो है सिर्फ सिंपल फूड की नीड होगी, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले या कोई भी आईसीटी का सॉल्यूशन देने से पहले किसी भी प्रॉब्लम को अपनी ऑडियंस को देखना होता है कि हमारी ऑडियंस कौन है। The knowledge of the audience is extremely mandatory। For example, graduate in maths would be more comfortable seeing equations in presentation than a group of history students। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आएगा कि वो जो मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन वो उसमें चल क्या रहा है। अब हैव यू फाइंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑडियंस। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई भी आईसीटी का सॉल्यूशन दे रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऑडियंस के बारे में जानने के लिए देर आर सम सॉर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स दैट यू वुड यूज टू आइडेंटिफाई सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑडियंस। लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, what you are going to do is you are going to interview a cross section of a target group
टू फाइंड आउट हाउ टू इंगेज द ऑडियंस। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे लोग, ये एक ऑडियंस है, इसमें बहुत सारे लोग आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं। आप इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन में मैं कुछ लोगों को अपने पास लूंगा, मतलब कुछ यहाँ से ले लूंगा, कुछ यहाँ से ले लूंगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, लाइक दिस, इस तरह से। और मैं उनसे इंटरव्यू करूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपके पास कुछ क्वेश्चनियर्स बनाऊंगा, कुछ ऑनलाइन सर्वे बनाऊंगा, मैं उन लोगों को जानूंगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नो योर ऑडियंस, यू नीड टू नो दैट व्हाट आर देयर बैकग्राउंड, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, सो दैट आपका जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन जो आप आईसीटी से उसको रेफर करोगे, सो इट शुड बी evident enough to meet the expectation of your audience. दैट मीन्स कि वंस यू हैव द डेटा फ्रॉम योर ऑडियंस, एक दफ़ा आपके पास आपकी ऑडियंस से डेटा आ गया, उसके बाद नाउ यू कैन कैरी आउट एनालिसिस ऑन दैट। यू कैन spot trends, you can even conclude out the conclusions के यार इतने नंबर ऑफ लोगों ने मुझे ये सेम बात बोली है, मतलब ये कि मुझे इस पे डिलीवर करना चाहिए, मेरी ऑडियंस इस बैकग्राउंड की है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद नाउ giving a sample presentation to your audience, you can also do this. And for example, if you are considering a phone company who market a number of different mobile phones, एक फ़ोन कंपनी है जो काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन को मार्केट करती है, तो द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस टू प्रेजेंटेशन, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो दो प्रेजेंटेशन जो है वो देगी यूजिंग एन आईसीटी सॉल्यूशन रिगार्डिंग द sales and features of four different mobile phones they market and sell. The first presentation is to be given to the mobile phone sales team, who will receive different bonus payment depending on the phone sold. पहली प्रेजेंटेशन दी जाएगी मोबाइल फ़ोन की उस टीम को जो मोबाइल फ़ोन सेल करेंगे डिफरेंट बोनसेस के साथ। दूसरी प्रेजेंटेशन दी जाएगी उस पोटेंशियल ग्रुप ऑफ मोबाइल फ़ोन के कस्टमर्स को। तो यहाँ पे दो मेरे पास ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप में उस टीम को, एक ग्रुप के अंदर कस्टमर को। लेकिन ये दोनों प्रेजेंटेशन बेटा डिफर किससे होंगी? देखो, जैसे पहला ग्रुप है मेरे पास, पहले ग्रुप के अंदर तो कौन है? मेरी सेल्स टीम। पहले ग्रुप के अंदर है मेरी सेल्स टीम। अब सेल्स टीम की बात हो रही है, तो सेल्स टीम को मैं हमेशा से आपकी टेक्निकल नॉलेज भी दूंगा, क्योंकि उसको उसके फीचर्स के बारे में बताने की ज़रूरत है जो उसको प्रॉफिट करेगा। लेकिन अगर मैं अपने कस्टमर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कस्टमर को तो हम सिर्फ बताएंगे कि भाई इसके प्राइस कितने हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, बस। कस्टमर को ये बताने की क्या ज़रूरत कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, क्यों बनाए, हमने ये यूज़ क्यों किया है, लाइक दिस। सेल्स टीम तो उसको आगे एडवर्टाइज करेगी, तो उसको पता होना चाहिए, सो दैट दे कैन prepare a better pitch, they can prepare a better tagline for all of this. So you can see that both of them are actually differing based on our audience. मेरी ऑडियंस चेंज हुई तो मेरा काम भी चेंज हुआ। द फर्स्ट ग्रुप, द सेल्स टीम, विल हैव टेक्निकल नॉलेज। अब जब भी एक प्रेजेंटेशन मुझे बनानी होती है, तो कौन कौन से फीचर्स को मैं अपने पास ध्यान में रखता हूँ? पहली चीज़ तो ये कि कौन सी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर कौन से हैं, इंग्लिश समझते हैं, उर्दू समझते हैं। द नीड फॉर मल्टीमीडिया, मुझे मल्टीमीडिया की ज़रूरत है या नहीं। द लेंथ ऑफ द प्रेजेंटेशन, मेरी प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा लंबी है। द नीड फॉर ऑडियंस पार्टिसिपेशन, इज एन इंटरेक्टिव अप्रोच और द एग्जाम्पल यूज टू इलस्ट्रेट सर्टेन पॉइंट्स।
Now, before creating a presentation, it is important that we should use the language used. हमारी लैंग्वेज के अंदर किसी किस्म की वल्गैरिटी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जिससे लोग अफेंड हो सकें। टेक्निकल जो टर्म्स है वो भी कम से कम होनी चाहिए। उनका जो यूजेज है वो सिर्फ हमारी टेक्निकल और एक्सपीरियंस टीम के लिए होना चाहिए। सेकेंड इज मल्टीमीडिया यूज़। हम मल्टीमीडिया जो अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं उसमें हमारी साउंड, वीडियो और एनिमेशन इज गोइंग टू कैच द ऑडियंस अटेंशन। पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नॉट टू ओवरड्यू, क्योंकि मैसेज जो है वो काफ़ी सारे हिडन हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा एनिमेशन यूज़ करेंगे। और यंग ऑडियंस इज़ मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू लाउड म्यूजिक एंड एम्बेडेड वीडियो क्लिप्स। कॉम्प्लिकेटेड डिस्क्रिप्शंस सबसे पढ़े नहीं जा सकते, सो इट इज़ बेटर कि हम उसको ग्राफ से या एनिमेशन से हम उसको रिप्रेजेंट करें। लेंथ ऑफ द प्रेजेंटेशन, लेंथ हमारी इतनी ज़्यादा ना हो कि ऑडियंस की इंटरेस्टिंग और उसकी इंगेजमेंट हम लूज़ कर दें। जैसे जो यंग ऑडियंस है हमारी वो बहुत जल्दी बोर हो जाती है चीज़ों से। इट ऑल्सो बिकम्स वेरी रेस्टलेस। इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। or examples used, like when using examples too, you should be given to illustrate some ideas. Remember to understand them. Don't refer to meat products if the audience is vegetarian, or you should not anything that should offend your audience. This is why it is clearly stated that first know your audience, कि आपकी audience कौन है. Do you have any query still here? Now we need to discuss this 9.1.2, that is audience characteristics when developing an ICT solution. So in this example, we are going to set out, we in this example, we are setting out to develop a new website. As with the example, we need to consider certain factors regarding the audience, like what are the audience characteristics, what are the need of your audience, why you need to consider the need of your audience. First of all, we are going to discuss that certain characteristics of your audience. हमारी जो भी audience है उसके characteristics क्या क्या होते हैं जिससे हम उसको target कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने से पहले कि हमारी ऑडियंस की एज क्या है। जैसे कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको एनिमेशंस, ब्राइट कलर, लार्ज फॉन्ट साइजेस, साउंड्स, डिफरेंट कलर्स, इस तरीके की चीज़ें ना ज़्यादा अपील करती हैं उन लोगों को। लेकिन अगर मैं मेच्योर लोगों के बारे में बात करूं जो काफ़ी मेच्योर्ड होते हैं, ओल्डर यूजर्स हैं, उनके लिए कंटेंट ज़्यादा एक्चुअल होना चाहिए और वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। मतलब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे ग्राफ्स वगैरह, ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं करेंगे। सेकंड थिंग जो मुझे देखनी होती है वो ये कि जो मेरा ऑडियंस का ग्रुप है उसकी इनकम कितनी है। मतलब सपोज अगर हमारी वेबसाइट जो है दे आर सेलिंग द कार, सो इट इज़ असेंशियल टू केयरफुली कंसिडर द टारगेट ऑडियंस इनकम लेवल, कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है उसके इनकम क्या है। दैट क्लियरली डिक्टेट्स कि किस मॉडल रेंज को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड आपके पास है इंटरेस्ट। और सपोज वी आर डेवलपिंग अ म्यूजिक वेबसाइट, वी नीड टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस, लाइक उनको क्या पसंद है, क्लासिकल है, के पॉप है, सो दैट वी कुड ऐड समथिंग इनटू आवर प्रेजेंटेशन दैट रिफ्लेक्ट्स देयर नीड। फोर्थ मेरे पास है डिसेबिलिटीज।
If the website is to be used by people who are visually impaired, then we need to use larger font size, larger size, मतलब अगर लोग देख नहीं पाते तो हमें ज़्यादा बेहतर फॉन्ट यूज़ करना पड़ता है. We have discussed this right now. Okay, we can determine their characteristics by interviewing them, by giving out some questionnaires, by giving out them a survey and the target people to find out their background, to find their interest, age, and range, and we can analyze this by analyzing the data and conclusion about the audience. हमारे पास what are some needs of the audience. आप ऑडियंस की नीड समझते हैं. ऑडियंस की नीड्स मतलब ज़रूरियात. सबसे पहले जैसे कि यंग चिल्ड्रन है, अब बच्चों को ज़्यादातर ब्राइट चीयरफुल कलर जो हैं वो पसंद आते हैं. हमें अगर मैं एनिमेशन और साउंड डालूं तो वो ज़्यादा होंगे. अगर मैं ज़्यादा पिक्चर्स ऐड करूं टेक्स्ट से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. लार्ज फॉन्ट्स, लार्ज वर्ड्स, गेम्स इफ पॉसिबल, एंड मेक्स और यूज अवर इंटरेक्टिव टच. दैट मीन्स कि अगर आपकी ऑडियंस में बच्चे मौजूद हैं, यंग चिल्ड्रन है, तो आप ये सारी चीज़ें अपने पास यूटिलाइज करो. It should be very bright, it should be colorful, it should be animated, it's the sound, it should have more pictures than text, it should have large font, it shouldn't. If you have adults and older children, that means that now you need to have an attractive display. Your content should be interesting. It should require a good mixture of text and images, and you should also be using the correct language, appropriate language, or inappropriate now. और आप अपने bullet points ऐड कर सकते हैं. You need to make it as simpler, as decent as possible. फिर मेरे पास है ओल्डर पीपल. ओल्डर पीपल के अंदर हमारे पास वी basically contrast colors to make it easier to distinguish between words. They need larger font size and they need to have an easy to use interface. We should make the display page consistent from page to page, and we should not use much technical language as they may be less familiar with. मतलब ओल्डर पीपल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है लार्जर फॉन्ट्स, इजी इंटरफेस. Why do we need to consider the needs of the audience? हमें हमारी ऑडियंस की नीड्स समझने की ज़रूरत क्यों है? पहली बात तो ये कि इफ़ द ऑडियंस इज मेड अप ऑफ ओल्डर पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटीज, जिनको देखने के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हमारा जो फॉन्ट है वो इतना रीडेबल होना चाहिए दैट इट इज़ इजीली रीडेबल. सेकेंड थिंग इज दैट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कैन बी रियली टर्न ऑफ फॉर चिल्ड्रंस. बच्चों को समझ ही नहीं आएगी मुश्किल लैंग्वेज, या वो लोग जिनकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है उनको भी समझ नहीं आएगी. तो वी नीड टू यूज अ सिंपलर इंग्लिश. दिस इज द रीजन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ऑडियंस बाय हैविंग अ क्वेश्चन और बाय हैविंग द ऑनलाइन सर्वेज एज वेल. थर्ड थिंग इज दैट इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द यूजर. अदरवाइज दे विल गिव अप. वो लोग सुनेंगे ही नहीं और आपका शायद वेबसाइट भी आपकी ऑफ कर दें. Fourth thing is that you need to have a good and interactive design of either of your website or either of your presentation. You should also keep the interface clear and easy as well. And a lot of typings can also be quite frustrating for websites as well. So you should build an interface that have less typing. That means that if you know your audience and understand their need before starting to develop the new ICT solution, then it is far more successful. अब यहाँ तक डू यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड एनी कोई भी चीज़ ऐसी 9.1 के अंदर?
Now we need to discuss this 9.2, and 9.2 is regarding the copyright. सॉफ्टवेयर कॉपीराइट बेटा ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है और उस कंपनी ने अपने पास एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब जब भी कोई भी कंपनी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो उसके साथ आपको एक कॉपीराइट लाइसेंस उसका आता है। और कॉपीराइट लाइसेंस और कॉपीराइट लॉस का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर ये बन चुका है, जो इस कंपनी की ओनरशिप का है, आप उसको सेल नहीं कर सकते किसी को भी, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते, या आप उसका कोई और अनलॉफुल यूज नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि वो सॉफ्टवेयर जिस पर्पस के लिए बना गया है, जिस पर्पस के लिए बना गया है वही उसी पर्पस के लिए वो यूज होता है। मेरे पास जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एबीसी कंपनी है, अगर एबीसी कंपनी अपने पास बना रही है किसी सॉफ्टवेयर को और वो यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो किसी भी यूजर को या किसी भी क्लाइंट को उस सॉफ्टवेयर को रीसेल करना अलाउ नहीं है, या ये नहीं बोलना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, क्योंकि वो एक कंपनी की ओनरशिप का है। तो आपके पास कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉस, उनको प्रोटेक्ट रखते हैं कॉपीराइट लॉस से। लाइक दिस इज द सेम वे एज मच एज अ म्यूजिक, सीडी, मूवी आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स आर प्रोटेक्टेड। जैसे कि व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज सप्लाइड ऑन अ सीडी और अ डीवीडी और एन ऑनलाइन, देर आर सर्टेन रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड। अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर परचेज किया है किसी भी सीडी के ऊपर, किसी भी डीवीडी के ऊपर, या कभी ऑनलाइन आपने परचेज करा है, तो उसके कुछ लीगल लॉज हैं। वो लीगल लॉज कौन से हैं कि भाई आप उस सॉफ्टवेयर की कॉपी नहीं बना सकते, ना आप उसको सेल कर सकते अपने किसी भी दोस्त को या अपने किसी भी कोलीग को। आप उस सॉफ्टवेयर को एक नेटवर्क के ऊपर जिस पे उसका लाइसेंस दिया हुआ गया है सिर्फ उसी पर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा कंप्यूटर्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी ने कहा कि भाई मैं आपको एक लाइसेंस कोड दे रहा हूँ, आपका लाइसेंस कोड जो है वो ये है, और इससे आपने क्या किया, आपने एक पीसी के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को चला दिया, ये लीगल है। लेकिन अगर इस लाइसेंस कोड के थ्रू आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर चलाया तो ये इलीगल है। थर्ड पॉइंट इज दैट यूजिंग कोडिंग फ्रॉम द कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इन योर ओन सॉफ्टवेयर। अब आपने क्या किया, आपने बनाया एक अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर बनाते वक्त आपने क्या किया, इस कंपनी जो ने जो ये सॉफ्टवेयर बनाया था ना, इसी के सॉफ्टवेयर का कोड उठा के अपने सॉफ्टवेयर में कॉपी कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब आप किसी और कंपनी की परमिशन से उसका कोड कैसे यूज़ कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर के लिए। ना ही आप इस सॉफ्टवेयर को रेंट कर सकते हो किसी भी यूज़र को, और आप इस सॉफ्टवेयर को, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को, किसी और सॉफ्टवेयर की भी इससे भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लाइक यूज द नेम ऑफ अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर ऑन अदर सॉफ्टवेयर विदाउट द एग्रीमेंट टू डू सो। किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने वही नाम अपने सॉफ्टवेयर को दे दिया। तो बेटा ये सारे कॉपीराइट के लॉज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। लेकिन सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। यू माइट हैव हर्ड के सॉफ्टवेयर्स का इलीगल यूज, इलीगल कॉपी। कुछ लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को जो है वो आप लोग के पास क्रैक कर देते हैं। आप क्रैक करने से क्या होता है, उनका फुल वर्जन आ जाता है हमारे पास, लेकिन ये सब हमारे पास इलीगल है। इट इज़ अ बिग इशू अमंग दी सॉफ्टवेयर कंपनीज के आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इलीगली कॉपी हो रहा होता है दुनिया भर में, और इलीगल कॉपीज को रोकने के लिए फिर वो मजीद काम करते हैं, बट इट कॉजेज लॉस। इसी वजह से हमारे पास वायरसेस भी आते हैं, रिस्क भी होता है, हमारा हैकर्स भी होता है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर डेली बेसिस के ऊपर अपनी कंपनी से अपडेट नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। There are number of ways that software is protected, either by making the installer agree to certain conditions or by method by which require the original software to be present to work on। अब इससे हमें बचने के लिए कुछ नंबर ऑफ वेज हैं।
जिसके अंदर सबसे पहले मेरे पास आता है प्रोडक्ट की। अब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, चलो उस सॉफ्टवेयर के साथ मैंने क्या किया, मैंने यूज़र को दे दी एक यूनिक प्रोडक्ट की, जो कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे चल सकती है और वो मेरे ओरिजिनल है। मतलब आपने वो की डाली तो उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चल गया, दैट्स इट। यूज़र जो है वो अपने साथ एग्री कर सकता है, ओके कर सकता है लाइसेंस एग्रीमेंट को सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करने से पहले कि मैं इसके साथ कोई अनऑथराइज काम नहीं करूंगा या मैं इससे लीगल एक्सेस नहीं करूंगा। या अगर आपने अपने यूज़र को हार्ड कॉपी सप्लाई की है तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पैकेजिंग कम्स विद अ स्टिकर इन्फॉर्मिंग के द परचेजर दैट इट इज इलीगल टू मेक कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। उससे के ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ होता है जो बताता है कि भाई ये इसकी जेन्युइन कॉपी है और इसके जो कॉपीज बनाना अलाउ नहीं है। सम सॉफ्टवेयर विल ओनली रन, कुछ सॉफ्टवेयर सिर्फ जब ही चलते हैं जब सीडी डीवीडी या यूएसबी आपके कंप्यूटर से लगी हुई होती है, जो कि हमारे इलीगल यूजर्स को रोकता है। और सम सॉफ्टवेयर विल ओनली रन ओनली इफ dongle is plugged into a USB port. Dongle is a small device, let me show you this। इसको कहते हैं डोंगल। एक यूएसबी होती है छोटी सी, जो सीडीज के साथ आती है, उसको जब हम कनेक्टेड रखते हैं सिर्फ जब ही हमारा सॉफ्टवेयर चलता है। Sir, the class is going to end. Yes, and so as the chapter as well. The Federation Against Software Theft FAST was set up in the UK many years ago to protect the software industry against viruses। ये FAST एक मेरे पास वो है, that stands for Federation Against Software Theft was set up in the UK to protect the software against piracy। फास्ट करता क्या है, it prosecutes organizations individuals who are involved in copyright। जो जो करेंगे उनको इनसे वो कर दिया जाएगा प्रोसिक्यूट, और उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं that are found guilty। हमारे पास और भी कुछ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, that includes the IIPA इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलायंस इन द यूएसए, एंड जापान के अंदर जापान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन। Like this is an example that trader fined $1 lakh because of their copyright infringement।